वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम लोग 1 जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं और भैया बैठे हैं हमारे साथ। इनसे हम आर्टिकल बाय आर्टिकल को डिस्कस करेंगे और डिस्कशन को इतना इंटरेस्टिंग बनाएंगे कि मतलब आपको न्यूज़ यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने की ज़रूरत सिर्फ आपको पॉइंट्स कलेक्ट करने के लिए होगी, बाकी आपको पूरा आर्टिकल यहाँ से बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो भैया जैसे पहला आर्टिकल है यहाँ पे, ये पीएम ने विजिट किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में, तो उसके रिगार्डिंग है यूथ लुकिंग बियॉन्ड जॉब्स एंड फायरिंग पेटेंट्स। तो इसमें क्या भैया, क्या मतलब यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है ये? सी यहाँ पे डियर यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यूज़ के लिए तो प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों में यूज हो सकता है। सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट की टेक अवे है इस आर्टिकल का, स्पेशली जब इस तरह की चीज़ों में रिलेवेंट न्यूज़ में प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व हो। प्राइम मिनिस्टर अपने इश्यूज़ को इस तरीके से रखते हैं जिसमें हम जीएस पेपर 1, 2, 3 सबको कोऑर्डिनेट करके अपने बात को आंसर राइटिंग में रखना सीख सकते हैं। सो ये चीज़ हमें यहाँ पे सीखने को मिल सकता है। अच्छा भैया, तो जैसे इसमें मेंस पेपर के व्यू से कैसे मतलब इम्पोर्टेंट हो सकता है, आप थोड़ा डिस्कशन में आप थोड़ा लिख के कुछ बताएंगे इस पर? सी मेंस में और प्रीलिम्स में भी ये रेलेवेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने 45 इंडियन यूनिवर्सिटी के बारे में बात किया है जिन्होंने क्यूएस के वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में एक शार्प ग्रोथ लिया है। एक्चुअली ये पॉलिटिकल बात उन्होंने कहा कि 2014 में जब उनका गवर्नमेंट आई थी तो सिर्फ जो 12 यूनिवर्सिटी थे, बट अभी 45 इंडियन यूनिवर्सिटी क्यूएस के वर्ल्ड रैंकिंग में है। दूसरी बात उन्होंने कहा है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो हम अपना जो एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है सिर्फ प्लेसमेंट और डिग्री तक नहीं रख रहे हैं, जबकि उन्होंने इसको ट्रांसेंड करके स्टार्टअप पेटेंट फाइलिंग तभी लेके गया है। तीसरी बात उन्होंने डीयू के रिगार्डिंग बोली है जिसमें उन्होंने ये बात कहा है कि डीयू जो है सबसे पहले जो था कि इंडिया के स्ट्रगल में हेल्पफुल हुआ था, इंडिया के स्ट्रगल के लिए, फ्रीडम के लिए बनाया गया था, बट आज के डेट में वो इंडिया को एक डेवलप्ड इंडिया बनाने में काम कर रहा है। और एक इंटरेस्टिंग बात इसमें उन्होंने ये जोड़ा था कि 3rd डिकेड जो था पिछले सेंचुरी का, उस समय डीयू का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था और अभी जो सेंचुरी है उसके 3rd डिकेड में एक नया रोल डीयू को मिला है। जब हमारा भारत 100 साल आज़ादी का मना रहा होगा तब डीयू उस समय 125 ईयर्स जो है अपना सेलिब्रेशन कर रहा होगा। तो भैया मतलब मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि हमारे हिस्ट्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है, हमारे पॉलिटिक्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और इकोनॉमी के लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक बन सकता है ये। हाँ, ये बहुत रेलिवेंट क्योंकि उन्होंने भी इस तरह से ह्यूमन रिसोर्स और स्टार्टअप की बात की। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो पीएम ने कहा, जैसा आपने सही कहा कि इस हिस्ट्री से कैसे रिलेट करते, तो उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बात कहा कि शुरू एंशिएंट इंडिया में नालंदा और तक्षशिला जैसे यूनिवर्सिटी हुआ करते थे एट द पीक ऑफ इट्स प्रोस्पेरिटी, बट मेडिवल एरा में इस चीज़ को डिस्ट्रॉय किया गया था, लेकिन फिर भी हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और एक डेवलप्ड नेशन के तौर पर एजुकेशन में एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। ओके भैया, तो हम अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो भैया जैसे अगला आर्टिकल है द गवर्नर्स मूव इज डेंजरस अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो भैया जैसे ये आर्टिकल अभी कुछ दिन फ्रंट पेज पे आता था, अभी एडिटोरियल हेडलाइन बन गई, तो मतलब इसमें क्या इंपॉर्टेंस है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है कि मतलब ये डेली न्यूज़ में रह रहा है? इसका कॉन्टेक्स्ट यही है कि रिसेंटली तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं RN रवि, उन्होंने एक मिनिस्टर हैं जो कि अरेस्टेड हो चुके हैं किसी एक पर्टिकुलर केस में और हॉस्पिटलाइज भी हैं, उन्होंने उनको डिसमिस कर दिया बिना एड एंड एडवाइस के चीफ मिनिस्टर के। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु MK स्टैलिन ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया है। हालांकि बीच में उन्होंने जो एक ऑर्डर का कम्युनिकेशन किया CM को, फिर बाद में इस ऑर्डर को उन्होंने होल्ड कर दिया आफ्टर हैविंग ब्रीफ कन्वर्सेशन विथ होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसी के रिगार्डिंग ये पूरा इशू चल रहा है जिसमें स्टैलिन ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा है, बाकी दूसरे भी स्कॉलर्स या फिर जो अपोजिशन पार्टी है इसको कंडेम कर रही है कि इस तरह का मूव डेफिनेटली एक मिस एडवेंचर है। अच्छा, तो भैया जैसे ये तो न्यूज़ थी, अब इसको मतलब हम यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरा मतलब इसमें हम क्या ऐसा टेक अवे कर सकते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स या मेंस में? ये तो अभी आपने न्यूज़ डिस्कशन कर दिया जो इसमें मेंशन्ड है, तो इसका क्या रहेगा यूजफुल? इसमें जो कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे आपको फोकस करना है, दैट इज़ कि पहले तो याद रखना है कि बेसिक्स क्या कुछ हैं इसके रिगार्डिंग, गवर्नर के रिगार्डिंग। जैसे फॉर एग्जांपल ये पार्ट 6 में है, ये
ठीक है। फिर हमें ध्यान रखना है कि इसका जो अपॉइंटमेंट होता है कैसे होता है, तो दैट इज़ बाय प्रेसिडेंट अंडर इट्स हैंड एंड सील। ठीक है। उसके बाद कुछ सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन है गवर्नर को लेकर के, क्योंकि गवर्नर का टसल ये आज का इशूज़ नहीं है, बहुत पहले से चल रहा है। अच्छा। तो गवर्नर ने कहा है 1979 में कि सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था 1979 में कि गवर्नर कोई एक एम्प्लॉयमेंट नहीं है, न ही सेंट्रल गवर्नमेंट का ये सबॉर्डिनेट है। ठीक है। और उसके बाद कुछ बात और हमें ध्यान रखना है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को लेकर के गवर्नर में। तो आर्टिकल 163 में गवर्नर के बारे में बात किया गया है उसके डिस्क्रिशन को लेके। अगर हम डिस्क्रिशन की बात करें तो बेसिकली ये डिस्क्रिशन ही है जो बोन ऑफ कंटेंशन है। व्हाट डज आई मीन इज सिंपली दैट कि प्रेसिडेंट के पास कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन नहीं है, जबकि गवर्नर के पास बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है। सिचुएशनल डिस्क्रिशन दोनों के पास है, प्रेसिडेंट के पास भी है, गवर्नर के पास भी है, लेकिन गवर्नर के पास कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन ज़्यादा है और यही डिस्क्रिशन बोन ऑफ कंटेंशन हो रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 2018 में जब कर्नाटका में हंग असेंबली हुई थी, उस हंग असेंबली में भी आपको गवर्नर ने एक बायस नेचर का रोल प्ले किया था और वही आपके सुप्रीम कोर्ट में ने भी ऑब्जर्वेशन में कहा था कि ये बिल्कुल ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अच्छा भैया, मतलब ये सब चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं एज एग्जांपल देने के लिए कि जैसे अभी एक कर्नाटका वाला केस आपने डिस्कस किया, तो मतलब ये एग्जांपल दे सकते हैं अपने टॉपिक को समझाने के बाद। हाँ डेफिनेटली, एग्जाम्पल ये नहीं, इवन कि आपको जो पिछले जितने भी केसेस हुए हैं, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि एसआर बोमैया वीएस यूनियन ऑफ इंडिया 1994, ठीक है, रामेश्वर प्रसाद केस 2006, बीपी सिंघल वीएस यूनियन ऑफ इंडिया जिसमें रिमूवल ऑफ गवर्नर को लेकर के आपको रीज़न देना होगा, सरकारिया कमीशन रिपोर्ट, पुंछी कमीशन रिपोर्ट, ये आपके ज़बान पे रटे रहना चाहिए कि जैसे ही कोई गवर्नर का इशूज़ क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, आप डेफिनेटली एक सारे केसेस जो प्रीवियस ईयर के हैं वो आपको कोट करने पड़ेंगे। कर्नाटका का केस 2018 जस्ट आई हैव मेंशन, जिसमें हंग असेंबली हुआ था। थोड़ा सा लिखना है कि एसआर बोमैया जो केस था वो बिहार के स्टेट का जो डिसोल्यूशन हुआ था उसकी रिगार्डिंग था। अगर ये सारे पॉइंट्स आप एग्जाम्स में लिखते हो और आपको डिस्क्रिशन बेसिकली क्लियर रहना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन क्या क्या है, तो अगर ये क्लियर है और एग्जाम्स में लिखते हो तो प्रीलिम्स में भी हेल्पफुल होगा, क्योंकि प्रीलिम्स में थोड़ा आर्टिकल ध्यान रखना है 163 क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन क्या क्या है, इससे स्टेटमेंट देके पूछ लेता है। और मेंस में तो जैसा जितने बात में कहा, अगर इतना आप लिख के आते हो तो डेफिनेटली विल गेट गुड मार्क्स। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ओके भैया, फिर हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा साइज छोटा है, बोला रहा है थोड़ा ना, ये सही करना पड़ेगा। अरे यार, तो भैया जैसे ये है न्यू चैप्टर इन इंडिया अफ्रीका टाइज कैन बी रिटन, पेज नंबर 8 पे डिस्कस है द हिंदू में ये। तो इसमें क्या इंडिया अफ्रीका टाइज क्या अभी कोई ऐसे रिसेंट न्यूज़ क्यों आई है न्यूज़ में, वो एरियाज़ क्या हैं जिस पे ध्यान देना है, आप थोड़ा डिस्कस करेंगे इसको। इंडिया अफ्रीका टाइज में अभी फ़िलहाल क्या हुआ है कि अफ्रीका ऐसे कंट्री के साथ बहुत सारे प्लेयर एक शार्पन कंपटीशन पे वहाँ अपना मार्केट, रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है, जिसमें यूरोपियन यूनियन मेजर प्लेयर है, एशियन कंट्रीज़ है, साउथ ईस्ट एशियाज कंट्रीज़ है, चाइना है, इंडिया है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा रोल है प्ले किया जा रहा है वो चाइना का है। ठीक है। और चाइना को रिसोर्स डेवलपर, इन्वेस्टर और टेक्नोलॉजी देने के मामले में बहुत ज़्यादा माना जाता है कि उनका अपना एक बहुत बड़ा रोल प्ले है। लेकिन इंडिया को यहाँ पे इस पे ध्यान देना चाहिए। इसके लिए एक रोड मैप बनाया गया है 2030 एक रिपोर्ट में। उस रोड मैप 2030 में 60 मेजर रिकमेंडेशन किया गया है, जिनमें 4 एरिया पे वो इंडिया को ध्यान देना चाहिए अगर वो अफ्रीका से अपना टाई बनाना चाहते हैं, रेजिलिएंट रहना चाहते हैं, रेजर लाइक फोकस रखना चाहते हैं, सो दैट कि वो अपने पॉलिसी को रिव्यू करें और अपने टाई को स्ट्रेंथन करके इस तरह के जो अपना कंपटीटर हैं उसको अवॉइड करें। ठीक है। तो भैया वो 4 एरिया कौन कौन से हैं जिसका जिक्र इसमें किया गया है? सो 4 एरिया बेसिकली, एक है पॉलिटी, सेकंड है इकोनॉमी, थर्ड है डिफेंस एंड सिक्योरिटी यू कैन से, एंड फोर्थ है सोशियो कल्चर। अब इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट है, यू गो थ्रू द न्यूज़पेपर,
ठीक है, इसमें उन्होंने डायलॉग्स अच्छा, के तो बारे मतलब में ये बात किया है अफ्रीका यूनियन के को लेके और एक्सटर्नल अफेयर के मिनिस्टर के बीच में। इकोनॉमी में फंड एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात किया गया। डिफेंस एंड सिक्योरिटी में मैं ब्रीफली बता दे रहा हूँ। डिफेंस एंड सिक्योरिटी में जो सोशल एंड टेक्नोलॉजी और बहुत सारे जो परचेजेज हैं वो कोलैबोरेशन करने की बात की गई है। ट्रेनिंग की बात की गई है, राइट। और सोशियो कल्चर में जैसे स्कॉलरशिप या फिर जो यूनिवर्सिटी यहाँ कॉलेजेस हैं उनके अफ्रीकन फिगर के नाम पे उनको अवार्ड देने का, वीज़ा एस्टेब्लिश करने का, चाहे वर्क वीज़ा हो या हायर एजुकेशन के लिए वीज़ा हो, इनको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल लिबरलाइज्ड करने की बात की गई है। तो ये वरना एक तरह से देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ओके भैया, जैसे आपने यहाँ पे रोड मैप दे दिया कि मतलब क्या क्या पढ़ना है, और ये हमें इम्पोर्टेंट लग भी रहा है बहुत ज़्यादा, तो इसको एक बार वहाँ से न्यूज़पेपर एडिटोरियल से पूरे पॉइंटर्स इसको पढ़ना चाहिए, क्यों भैया? हाँ, ये सही है क्योंकि मैं देखिए हम लोग यहाँ पे बेसिकली ब्रीफिंग कर रहे हैं एक वाइड व्यू दे करके ओवरऑल कि इस आर्टिकल में क्या है, बट आप एक बार पढ़ना ज़रूरी है। आप किसी भी न्यूज़ एनालिसिस पे प्लीज़ डिपेंडेंट मत रहो, मेरी बात मानो, मेरी एक्सपीरियंसेस हैं। आपको ग्रो थ्रू लाइन बाय लाइन जो भी आर्टिकल स्पेशली यहाँ पे हम लोग डिस्कशन इस तरीके से कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार अपने से पढ़ो और ये को देख लो एनालिसिस, तो बहुत हेल्पफुल होगा। तो भैया अगला आर्टिकल है, इन अ टॉक विद पुतिन मोदी कॉल्स फॉर डायलॉग एंड डिप्लोमेसी टू इन वॉर इन यूक्रेन। ये पेज नंबर 10 पे मेंशन है भैया, तो इसमें क्या मतलब आपका व्यू क्या रहेगा कि मोदी ने क्या बात किया है? पहले तो हमें यही जानना होता है कि एग्ज़ाम्स के लिए क्या ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से एग्ज़ाम्स के लिए जस्ट अ रूटीन बॉल बाय बॉल कमेंट्री एज कोटेड बाय अ लेजेंड इन आवर यूपीएससी। सो ये आपको थोड़ा स्किप भी आप कर सकते हो, बट यहाँ आप जान सकते हो कि कैसे दो डिप्लोमेटिक लीडर के बीच में बात होती है। तो लेट मी क्लियर ब्रीफली। पुतिन मोदी की तरफ से इनिशिएटिव था, मोदी ने पुतिन को कॉल किया, ठीक है, और पुतिन ने बेसिकली वहाँ के बारे में बहुत कुछ बताया। कुछ वहाँ पे डेवलपमेंट चल रहा है, चाहे वो यूक्रेन के वार को लेकर के हो या फिर रिसेंटली जो म्यूनिटी हुआ था वैगनर म्यूनिटी, उस पे जो एक्शन लिया गया है उसको लेकर के। और प्राइम मिनिस्टर ने उसके रिस्पॉन्स में उन्होंने अप्रिसिएट किया है, सपोर्ट किया है जो भी डिसीजन वैगनर म्यूनिटी को लिया गया था, और डायलॉग और डिप्लोमेसी से यूक्रेन के वार को ख़त्म करें। लेकिन पुतिन साहब कह रहे हैं भाई मोदी आप समझ नहीं सकते हो कि क्यों मानने को तैयार नहीं है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी से हम इसको ख़त्म करने। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फिर भी कहा भाई ठीक है अपने तरफ से आप देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा जो है इसमें बेसिकली जो एससीओ, ब्रिक्स और G20 के जो इवेंट्स होने वाले हैं उस इवेंट्स के रिगार्डिंग जो भी बात थी, समिट में चाइना आएगा कि नहीं आएगा, तो इसको कैसे हम इस पे बात हुई थी थोड़ी। और इसमें बेसिकली एससीओ में तो ईरान भी नया हमारा शामिल हो रहा है, ये बात आप प्रीलिम्स के लिए भी ध्यान रखना। और चाइना का भी स्टैंड क्लियर है कि हाँ हम एससीओ में पार्टिसिपेट करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंस के तौर पे शी जिनपिंग रुकेंगे। और थोड़ा सा इस आर्टिकल में शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में जो इंटरेक्शन हुए पिछले कुछ सालों के बीच में उसके बारे में दिखाया गया है कि अभी जो रिसेंटली जो इशू चल रहा है हमारा LAC पे, उसके बाद इनमें कोई भी मीटिंग पर्सनल लेवल पे नहीं हुआ है। रैदर अगर थोड़ा सा G20 में कुछ ब्रीफ हैंडशेक कहो तो उसको छोड़ के, तो इस इशू में ये आर्टिकल है। ज़्यादा एग्जाम्स के लिए मुझे सही नहीं लग रहा है, बट हाँ ये बस इन्फॉर्मेशन की एससीओ में ईरान आने वाला है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी। ठीक है भैया, ये पॉइंट तो नोट कर दिए कि एससीओ में ईरान आ रहा है, तो इसको स्वागत होना चाहिए इस स्टेप का। तो अगला न्यूज आर्टिकल डिस्कस करते हैं हम। इंडिया बैक्स 2016 ड्यूरिंग फेवरिंग द फिलीपींस इन साउथ चाइना सी। तो पेज नंबर 10 पे ये मेंशन है, तो इसके लिए हम फिलीपींस का मैप ऐड कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा डिटेल समझ में आ जाएगा। हाँ, सो इस आर्टिकल में मुझे थोड़ा सा ये साउथ चाइना सी के जो मैप्स हैं, इसके सराउंडिंग में जो कंट्रीज़ हैं और थोड़ा कुछ फिजिकल मैप में क्या आइलैंड्स हैं, हमारे एग्जामिनेशन के लिए ये ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप ब्रीफली जियोग्राफी सीरीज़ हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसमें हम लोग डिटेल में ये सब बात करेंगे कि कहाँ पे कौन फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप कैसा है। फिलहाल जो न्यूज़ है उसमें मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एस जयशंकर के साथ, तो इसमें एक्चुअली क्या है कि साउथ चाइना सी में हमारे पास जो चाइना का इंट्रूजन है
इसके अगेंस्ट बहुत सारे साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज हैं, जिसमें फिलीपींस आते हैं, ब्रुनेई आते हैं, सिंगापुर एंड और भी अदर कंट्रीज आते हैं। रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का फिलीपींस के रिप्रेजेंटेटिव के साथ बात हुई और उन्होंने 2016 में जो आर्बिट्रेशन दिया गया था चाइना के अगेंस्ट, राइट, और फिलीपींस को सपोर्ट करते हुए, इसको इंडिया ने सपोर्ट किया है। What was it? It's this arbitration award about simply because कि we know that कि ये जो साउथ चाइना सी है इसके पास बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज हैं। यहाँ पे बहुत सारे वॉल्केनिक एरप्शंस होते रहते हैं। सर इंडो पैसिफिक सरकम जोन है, ठीक है। तो मिनरल रिसोर्स बहुत ज़्यादा होने की वजह से चाइना